ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश पहले कैसे इसका जन्म हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, जो मतलब पाल डायनेस्टी का ग्रीन में जो दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन लगभग पाल डायनेस्टी का है। इतिहास में कोई भी वंश की डायनेस्टी आप अच्छा से नहीं, मतलब मैप के थ्रू नहीं दिखा सकते हो। क्यों? कभी उतार हुआ, कभी चढ़ाव हुआ, कभी बहुत बढ़ गया, कभी बहुत छोटा हो गया। तो ये एवरेज तौर पे पाल डायनेस्टी ने यहाँ राज किया। जबकि देवपाल और धर्मपाल के समय में आएंगे तो पूरा इधर तक बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इधर भी आगे बढ़ जाता है। मगर एक एवरेज तौर पे पाल डायनेस्टी का शासन यहाँ लगभग ज्यादातर समय तक रहा। वो वाला मैप है। ठीक है, उसके बाद इसका जन्म की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पाल वंश का अचानक जन्म हो गया इसमें। ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। इधर देखिए कामरूपों का शासन रहता है। कामरूप, इस वाले क्षेत्र में कामरूप बढ़ के एक बड़ा साम्राज्य रहता है। यहाँ पे गोड़ साम्राज्य रहता है। ठीक है, गोड़ साम्राज्य। ठीक है, अभी झारखंड गोड़ के अधीन ही है। और बड़ा होगा गोड़, इधर तक होगा गोड़। इस तरह गोड़ रहता है। इधर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन पूरा शक्तिशाली बनता है इस साइड में। तो उस समय की घटना हम लोग पढ़ेंगे। ये है गोड़। उस गोड़, पहले गोड़ क्या है? गोड़ मालदा जिला जाएंगे। मालदा जिला, पश्चिम बंगाल का मालदा जिला में गोड़ बोल के अभी भी शहर है। गोड़ नाम है अभी शहर का। पहले गोड़ बताया जाता था। ठीक है, तो गोड़ एक समय में प्राचीन भारत में जाएंगे ना तो मतलब एक विशाल शहर माना जाता था गोड़। अभी भी गोड़ जाएंगे, वहां के जो महल वहल देखेंगे तो बहुत ही विशाल विशाल मिलेंगे। लेकिन वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। लोग, आबादी ज्यादा फिलहाल तो नहीं है, मगर आपको अवशेष मिल जाएंगे कि एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था कभी। ठीक है, गोड़ से दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक गोड़, एक खलीमपुर अभिलेख भी गोड़ में ही है। ठीक है, मालदा जिला में ही खलीमपुर अभिलेख, खलीमपुर अभिलेख यहीं पे है। और इसी अभिलेख से सबसे ज्यादा अगर हमें पता चलता है पाल वंश की जानकारी तो खलीमपुर अभिलेख से। ठीक है, ये गोड़ में ही है। तो हुआ क्या था? गोड़ का शासक शशांक था। ठीक है, ये कहानी सुने होंगे, बहुत फेमस कहानी है। हर्षवर्धन के बड़ा भाई राज्यवर्धन, राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश का जब शासक था तो शशांक ने हर राज्यवर्धन को मारने में बहुत सहयोग किया था। ठीक है, शशांक ही मेन था जो राज्यवर्धन को मार दिया था। इसके बाद राज्यवर्धन का छोटा भाई, जो राज्य चलाने में रुचि नहीं रखता था, वो बना वहां का राजा। ठीक है, इससे पहले इसका राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जीजाजी ग्रह वर्मा को भी मार दिया था। इसके बहन को भी शशांक ने कैप्चर कर लिया था। तो जिसके वजह से हर्षवर्धन बहुत नाराज था और हर्षवर्धन यहाँ का शासक था, किसी तरह इस वंश को, गोड़ वंश को खत्म करना चाहता था। ठीक है, उसी को खत्म करने के दौरान वो झारखंड में प्रवेश किया था, कागांजल में, राजमहल में। वही कागांजल में उसको हुएनसांग से दोस्ती हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था इसको हराने के लिए, क्योंकि शशांक एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, हर्ष भी शक्तिशाली हो चुका था। अब हर्ष क्या है? हर्ष और इधर शासन है कामरूप वंश का। कामरूप बोले तो अभी के असम का नाम है। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। ज्योतिषपुर प्राग ज्योतिषपुर की आधुनिक नाम क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वंश था? वर्मन वंश। ठीक है, कामरूप के वर्मन वंश। तो इधर का वर्मन वंश और इधर के हर्षवर्धन और इधर के वर्मन वंश के भास्कर वर्मन। ठीक है, उस समय राजा था भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मा बुक में लिखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं होना चाहिए, भास्कर बर्मन था। तो हर्ष
और भास्कर वर्मन ने एक संघ बनाया, बोला किसी भी तरह गोंड को खत्म किया जाए। ये इधर से अटैक करना शुरू किया, ये इधर अटैक करना शुरू किया। ठीक है, पूरा युद्ध हुआ, खूब तहस नहस किया दोनों की सेना ने पूरे गोंड साम्राज्य पे। इसी दौरान, युद्ध में नहीं, इसी दौरान शशांक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, युद्ध में शशांक नहीं मरता है, लेकिन किसी दूसरे कारण से मरता है, इसकी पता नहीं चलता है। तो उसकी मौत के बाद खूब लूटपाट मचाता है हर्षवर्धन और इधर से भास्कर वर्मा गोंड साम्राज्य पे। तो अब क्या होता है, जब इतना लूटपाट मचाता है तो ये गोंड साम्राज्य जो है, इस यहाँ पे मीन शासन शुरू हो जाता है। मीन शासन, मीन शासन बोले तो बड़ा मछली छोटा मछली को खाने लगा। मतलब कोई भी राजा नहीं, कोई भी प्रशासन नहीं, सब परेशान है, जिसकी सब लाठी उसी की भैंस चल रहा था। तो उस समय इसको अंधकार युग कहा जाता है, अंधकार युग। ठीक है, बहुत दिनों तक तो ये रहा, मतलब शासन व्यवस्था कुछ है ही नहीं, इन लोगों ने लूटपाट करके छोड़ दिया, कोई शासन स्थापित नहीं किया वहां पे। तब बहुत दिनों तक अंधकार युग रहा या मीन शासन रहा। इसी मीन शासन में क्या होता है, वहां के जो बड़े बड़े सामंत थे या लोगों ने, कि एक गोपाल बोल के सामंत था, गोपाल, उसको अपना कह देता है कि भाई जो सबसे बड़ा सामंत थे कि तुम ही यहाँ का प्रशासन चलाओ। आनंद फानंद में गोपाल को एक राजा मान लिया जाता है उन मीन शासन के दौरान, और गोपाल अपना शासन शुरू करता है। ठीक है, तो यही गोपाल वंश, गोपाल के वंशज पाल वंश कहलाए। ठीक है, पाल वंश कहलाए आगे जाके। तो हम अब पढ़ाई करते हैं पाल वंश के बारे में। ठीक है, गोपाल 750 में बनता है यहाँ का राजा, गोंड का राजा। 750 से 770 गोपाल का शासन रहता है, गोपाल का। ठीक है, तो गोपाल, गोपाल की जानकारी कहाँ मिलती है, मतलब ये राज्य स्थापना की जानकारी कहाँ मिलती है, खलीमपुर अभिलेख में। ठीक है, खलीमपुर अभिलेख में ये जितनी अभी कहानी सुनाए, खलीमपुर अभिलेख जो गोंड में मालदा जिला में अवस्थित है, इससे हमें पता चलता है भाई। देखिए, गोपाल एक तो बुद्ध अपने राज्य में बुद्ध का शरण दिया था। ठीक है, इसमें देखिएगा पाल वंश के सारे राजाओं ने बुद्धों को शरण दिया था, बुद्ध संप्रदाय का को शरण दिया था। ठीक है, कि अपने यहाँ रहो और बुद्ध धर्म को बढ़ावा दो। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाल वंश के लोगों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था। गोपाल से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया था भाई, तो ये गोपाल ने बनवाया था। यह विश्वविद्यालय क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जस्ट बाजू में था, जस्ट ये नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बगल में ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने खोल दिया था भाई। अब पहले ये बताएं नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, कोई बता सकते हैं? कुमार गुप्त। यस, कुमार गुप्त वन ने। ठीक है, कुमार गुप्त वन ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब गुप्त काल में ही बन चुका है, पहले ही बन चुका है। उसके जस्ट बगल में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया था। कारण क्या था भाई, नालंदा विश्वविद्यालय में सबको एडमिशन नहीं मिलता था, नालंदा विश्वविद्यालय से विदेश से लोग पढ़ने आते थे, तो सबको एडमिशन लेना संभव नहीं था। तो उसके जो लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता था, टेस्ट में फेल हो जाता था, वो आदमी को सेम शिक्षा उदंतपुरी विश्वविद्यालय में देने का प्रावधान किया गया था। यही था उदंतपुरी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य। ये भी नालंदा बिहार में अवस्थित था। ठीक है, तो जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा के साथ साथ उदंतपुरी को भी जला दिया था। ठीक है, तो गोपाल से संबंधित ये चीज है भाई।
कुछ विद्वान इसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय नहीं मानते हैं, उदंतपुरी महाविहार मानते हैं। बिहार से बहुत बड़ा महाविहार कहते हैं कि यहाँ पे बौद्ध साधु यहाँ पे रहते थे भाई। ठीक है, तो गोपाल से लेके इतने क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। आगे हम लोग चलते हैं। गोपाल का पुत्र धर्मपाल इसके बाद राजा बनता है भाई। ठीक है, धर्मपाल राजा बनता है। सात सौ सत्तर से लेके 810 तक ये राजा रहता है। 770 से लेके 810 तक राजा रहता है धर्मपाल। ठीक है, ये गोपाल का पुत्र था। एक तो गोपाल का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी यही था, राजा यही बना। ठीक है, धर्मपाल ने एक प्रतापी राजा हुआ धर्मपाल भाई। तो इन्होंने बड़े बड़े उपाधियां धारण की थी। ठीक है, 3 इसकी बड़ी उपाधियां थी। परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। ये महाराजा धीराज, ये सब जितने उपाधि थी, ठीक है, ये सब सारे बड़े बड़े उपाधियां थी उस समय की। ठीक है, ये तीनों बड़े उपाधियां धर्मपाल ने धारण किया था। धर्मपाल जो के जो लेख है, उसके जो अपने लेख है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या अभिलेख के फॉर्म में हो, ताम्रपत्र के फॉर्म में हो, उसमें इसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, परम सौगात, ठीक है, परम सौगात नाम से बुलाया गया है। ठीक है, इसके दरबार में जो बौद्ध गुरु, सबसे फेमस बौद्ध गुरु रहते थे, उसका नाम है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी इसी के दरबार में रहते थे। देखिए, और एक देख लीजिए, एक सोढल का नाम इतिहास में अगर पढ़े होंगे ज्यादा, सोढल का नाम सुने होंगे। ठीक है, सोढल, तो इसके पुस्तक से हमें धर्मपाल के शासन काल के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो सोढल का किताब का क्या नाम था? उदय सुंदरी कथा, सुंदरी कथा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें धर्मपाल के या पाल वंश की जानकारी निम्न में से किन पुस्तक से मिलती है? तो उदय सुंदरी कथा सोढल ने लिखा है भाई, ये किताब। ठीक है, और ये किताब जो है, ये सोढल कहाँ का था? गुजरात का था। ठीक है, गुजरात का था। गुजरात के कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा लिखा है, जिसमें धर्मपाल के मतलब पाल वंश के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन धर्मपाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इसी किताब में इसको सोढल ने, धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामिनी कहते हैं, उत्तरापथ, उत्तरापथ स्वामिन। ठीक है, आप देखेंगे एकदम पूर्व मध्यकाल जब जाएंगे तो 2 भागों में पूरे देश बटा हुआ था, उत्तरापथ, एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ मतलब उत्तरी भारत वाला, और दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत वाला। तो इसने पूरा उत्तर पथ को जीत लिया था, जिसलिए इसको उत्तरापथ स्वामीन कहा जाता था। एक समय जीता, उसके बाद धीरे 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 सिकुड़ता गया। ठीक है, किसी भी राजवंश का कभी उत्थान पतन, फिर उत्थान फिर पतन चलते रहता है, ग्राफ वेव साइन जैसा। आगे चलते हैं भाई। धर्मपाल को पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा हमें पूछता है, सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यही था धर्मपाल। सबसे शक्तिशाली अगर कोई हुआ तो यही था। ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी ने खड़ा किया था तो इसी ने किया था, पाल वंश में। ठीक है, पाल वंश की सीमाएं जो थे एकदम कन्नौज तक इसी ने फैलाया था। ठीक है, तो इस सीमा उमा से ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कन्नौज के राजा को भी इसने पराजित किया था, कन्नौज तक जीता था इसने। ठीक है, तो कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध को युद्ध में पराजित किया था, चक्रा युद्ध को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध को हराया था। बहुत सारे युद्ध जीते थे इसने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था कन्नौज, क्योंकि
मध्यकाल में देखिएगा पटना से समृद्धि लौट के कन्नौज में शिफ्ट हो गई थी। पहले पटना सबसे समृद्धशाली हुआ करता था, पाटलिपुत्रा, लेकिन फिर प्राचीन काल में जैसे मध्यकाल आता है तो सारे कुछ कन्नौज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कन्नौज सबसे तो कन्नौज, इसीलिए कन्नौज इतना इंपॉर्टेंस रखता है मध्यकाल में। तो कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को हराया था भाई। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं। कन्नौज का त्रिपक्षीय पक्षीय संघर्ष, ठीक है, ये 3 राजवंशों के बीच हुआ था भाई, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। कन्नौज का युद्ध यही 3 राजवंशों के बीच में हुआ था। कारण यही कि कन्नौज सबसे समृद्ध बन गया था और सबसे समृद्ध प्रदेश में उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, कन्नौज में अपना भी एक शासन है, ठीक है, उसको अपदस्थ करके। तो उस समय जब धर्मपाल के समय था तो उस समय पूरे भारत में यही 3 वंश सबसे शक्तिशाली में से थे और कन्नौज के लिए तीनों लड़ने लगे। तो हम सिर्फ धर्मपाल जब तक जीवित रहा उस समय के कन्नौज युद्ध पढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखिए, धर्मपाल, कन्नौज युद्ध के लिए पाल वंश का धर्मपाल, प्रतिहार वंश का वत्सराज और राष्ट्रकूट के ध्रुव एक समय में राजा था और ये तीनों लड़ गए आपस में कन्नौज के लिए। ठीक है, देखिए इसमें कौन जीता कन्नौज का युद्ध, इतिहास बताने में असमर्थ है कि वास्तव में कौन जीता। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादातर विद्वानों को माने तो अंत में गुर्जर प्रतिहार ही जीतता है, अंत में गुर्जर प्रतिहार ही जीतता है। ठीक है, अंत में बहुत दिनों तक ये युद्ध चलता है और वो सोढल ने, गुजराती कवि सोढल ने, प्लस अरब का यात्री आया था जो सुलेमान, अरब का यात्री सुलेमान, ये दोनों अपने लेखों में लिखता है कि ये तीनों की लड़ाई में धर्मपाल विजय होता है। ठीक है, धर्मपाल जीतता है, सोढल के लेखों के अनुसार और सुलेमान के लेखों के अनुसार। माने इस समय होता है, फिर इसके बाद इसके बच्चे लोग भी लड़ते रहेंगे। ठीक है, और अंत में जो जीतता है गुर्जर प्रतिहार जीतता है। ये कन्नौज सिर्फ पालवंश ही नहीं जीतता है, कभी प्रतिहार वंश जीतता है, कभी राष्ट्रकूट जीतता है, फिर राष्ट्रकूट जीतता है, कभी प्रतिहार जीतता है, ये लड़ाई चलते रहता है। यहाँ पे मैं धर्मपाल की बात हो रही है, तो धर्मपाल ने इन दोनों के लेखों के अनुसार प्रतिहार दोनों को हरा दिया था। ठीक है, वत्सराज को भी हरा दिया था और ध्रुव को भी हरा दिया था। और जो ध्रुव के पत्नी जो थी, ध्रुव की पत्नी से धर्मपाल ने विवाह भी किया था। धर्मपाल ने विवाह किया था, ध्रुव की पत्नी का नाम था, सॉरी पत्नी बोल रहे, पुत्री, ध्रुव के पुत्री से धर्मपाल ने विवाह किया था और इसी से देवपाल नाम का राजा पैदा होता है। इसके बाद जो राजा बनता है, ठीक है, वो ध्रुव की बेटी थी। ठीक है, नाम तो फिलहाल याद नहीं आ रहा ध्रुव की बेटी का। ठीक है, आगे धर्मपाल के बारे में जानिए कि ये आर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान देता था, कला प्रेमी था। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, इसने 2 विश्वविद्यालय बनाए भाई, 2 विश्वविद्यालय बनाए थे। एक का नाम क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा विश्वविद्यालय इन्होंने सोमपुरी विश्वविद्यालय बनाया था, सोमपुरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला एंड सोमपुरी विश्वविद्यालय।
यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का राजा कौन था, ये मतलब आचार्य कौन था? दीपांकर। ठीक है, आचार्य दीपांकर। ठीक है, वही चेदी वंश का, जब चेदी वंश के राजा लक्ष्मीकर्ण जब पाल वंश पे अटैक करने आया था, तो दीपांकर ने ही लक्ष्मीकर्ण से समझौता कराया था नेपाल के साथ। उसमें पाल वंश का शासक था नेपाल। ठीक है, और लक्ष्मीकर्ण ने नेपाल पे अटैक किया था। उस समय ये दीपांकर बीच में आया था और इन दोनों में शांति व्यवस्था कायम करवाई थी। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैक्ट है। कलचुरी चेदी वंश पढ़ते समय हमें दीपांकर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है ये नहीं बताया। सोमपुरी विश्वविद्यालय अभी बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में अभी है, नवगांव बोल के एक जगह है, नवगांव, वहां पे सोमपुरी विश्वविद्यालय है। इसको सोमपुरी विश्वविद्यालय को यूनेस्को में भी यूनेस्को लिस्ट में भी ये शामिल है भाई। ठीक है, और नेपाल के जो ग्रंथ मिलेंगे ना, नेपाली ग्रंथ, उसमें धर्मपाल को एक विजेता के रूप में दिखाता है। ठीक है, नेपाल के ग्रंथ में धर्मपाल को बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो धर्मपाल से इतना याद रखे, काफी है। उसके बाद देवपाल राजा बनता है, धर्मपाल का बेटा देवपाल। ठीक है, किससे हो? धर्मपाल के और ध्रुव की बेटी से इसका जन्म होता है। ध्रुव की बेटी से देवपाल का जन्म होता है। यस, यस। ठीक है, देवपाल की, यहाँ से देवपाल का जन्म होता है भाई। ये 810 से लेके 850 तक शासन करता है, पूरे 40 वर्ष। देवपाल अपनी राजधानी को मुंगेर लाता है। ठीक है, मुंगेर, मुंगेर का उस समय नाम था मुदगलपुर। मुदगलपुर, तो देखिए, गोड़ में राजा ये अभी तक शासन चल रहा था। तो पाल वंश का मुंगेर हो गया देवपाल के समय में राजधानी, और अंत तक मुंगेर ही राजधानी रहा भाई देवपाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। देवपाल ने भी परम सौगात की उपाधि धारण की, जैसे अब उसके पिता ने धारण की थी सेम उपाधि। ठीक है, परम सौगात। इसमें इसके दरबार में, ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मतलब ऋषि जिसको इसने शरण दे के रखा था अपने दरबार में, उसका नाम वज्रदत्त था। ठीक है, वज्रदत्त। वज्रदत्त की जो रचना है, ठीक है, लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक, तो इससे भी हमें पाल वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पाल वंश के जो जानकारी के स्रोत हम लोगों ने अभी पढ़े, अवंती सुंदरी, ठीक है, खलीमपुर अभिलेख, अभी लोकेश्वर शतक, इस सब चीजों से हमें जानकारी मिलता है। सुलेमान अरब आरात्री सुलेमान के लेख, सोढल कवि के लेख, इन लोगों से पता चलता है हमें पाल वंश की जानकारी। आगे आगे इसके समय में जो सबसे बड़ा घटना हुआ था, देवपाल के सेनापति लवसेन, इसके सेनापति लवसेन ने उड़ीसा के जो उत्कल जाति थी, ठीक है, उड़ीसा के उत्कल जाति को के साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उत्कलों का बहुत दमन किया था लवसेन ने। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है भाई। और उस उड़ीसा, इसके समय ही, उत्कल देवपाल के समय ही पाल वंश के अधीन होता है। और धर्मपाल से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल एरिया में ये फैलाता है अपने साम्राज्य को। देवपाल का आप देखेंगे तो पूरा दक्षिण भारत, पूरा तो दक्षिण भारत नहीं कहते हैं, मध्य भारत पार करके दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैला लिया था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिका नहीं था देवपाल का
साम्राज्य। सुलेमान जो आया था, अरब यात्री सुलेमान, अभी हम लोग बात करें, वो देवपाल के शासनकाल में आया था भाई। ठीक है, और सुलेमान के लेखों में उस समय रुहमा, इस क्षेत्र का नाम रुहमा बताया गया था। जो देवपाल के साम्राज्य में जो क्षेत्र था उसको रुहमा बोल के अंकित किया है अपने लेख में। सुलेमान का लेख का नाम है सिलसिलियुत वारिक, सिलसिलियुत तवारिक। ठीक है, सिलसिलियुत तवारिक में इसको, इस क्षेत्र को रुहमा शब्द से बताया गया है। ठीक है, बंगाल को रुहमा बताया गया उसमें। और देवपाल ने सबसे, ये इसने सुलेमान के अनुसार देवपाल सबसे शक्तिशाली राजा इस वंश का। धर्मपाल सबसे प्रतापी था। ठीक है, और साम्राज्य भी उसका बहुत बड़ा था। लेकिन देवपाल का देखा जाए तो साम्राज्य भी बड़ा हुआ, लेकिन इसका साम्राज्य ज्यादा दिन टिका नहीं। ये जीतने के बाद छोड़ दिया करता था देवपाल। ठीक है, अधीन बना के नहीं रखते थे। और सुलेमान ने अपने इसी बुक में सिलसिलियुत तवारीख में ये बताया है कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार जो इसके निकट प्रतिद्वंदी थे, इससे देवपाल बहुत ज्यादा मजबूत था उस समय। आगे चलते हैं, नालंदा लेख। नालंदा लेख में देवपाल को बौद्ध धर्म की अनुयायी बताया गया है, बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, हाँ, देवपाल ने किसको परास्त किया था? मिहिर भोज को परास्त किया था भाई। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। सबसे प्रतापी राजा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मिहिर भोज का संबंध किस राजवंश से है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से है भाई। इसको देवपाल ने परास्त किया था। राजा भोज परमार वंश से है और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश से है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और देवपाल के समय में क्या घटना हुई? जावा में उस समय शैलेंद्र वंश का शासन था भाई, शैलेंद्र वंश। ठीक है, जावा अभी इस इंडोनेशिया में है। तो शैलेंद्र वंशी शासक जावा में बहुत प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, तो शैलेंद्र वंशी शासक जब बालपुत्र देव था, उस समय जब शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देव था, ठीक है, उस समय उन्होंने देवपाल से अनुरोध किया था भाई, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म को शरण दे के रखा था, ये भी बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, कि हमें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने दिया जाए, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने दिया जाए, आप सिर्फ इजाजत दे दो और जमीन दे दो, खर्चा बालपुत्र देव का होगा। ये मैसेज भिजवाया था। तो जमीन के लिए उसने 5 गांव दान दे दिया था। ठीक है, 5 गांव दान दे दिया था, इस क्षेत्र में आप बौद्ध विहार बनाओ। ठीक है, तो देवपाल के समय में ये बड़ी घटना है। आगे देवपाल के बाद कई राजा फिर बनते हैं, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, लेकिन ये सब काम का नहीं रहता है कुछ। नारायण पाल, राज्यपाल, ठीक है, गोपाल सेकंड, विग्रहपाल तृतीय, ये सब जो थे राजा बनते हैं, लेकिन इसके शासनकाल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब सीधे जानकारी किसकी मिलती है? महिपाल वन की जानकारी मिलती है हमें। महिपाल वन के 988 से लेके 1038 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ये विग्रहपाल द्वितीय, यहाँ पे लास्ट राजा आपने देखा था, अभी बता रहा था, विग्रहपाल द्वितीय, जो इसका जानकारी नहीं है। तो विग्रहपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। महिपाल के शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटना होती है, राजेंद्र चोल। ठीक है, उधर चोल वंश यहाँ तक आते आते बहुत शक्तिशाली बन जा रहा है। राजेंद्र चोल जो सबसे शक्तिशाली राजाओं में से था चोल वंश का। ठीक है, तो राजेंद्र चोल ने
बंगाल में आक्रमण किया था, तो ये किसके समय में? महिपाल के समय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोल वंश का बंगाल में आक्रमण हुआ भाई। एक क्वेश्चन आगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसके समय में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई थी। ठीक है, कई बौद्ध विहार बने थे नालंदा में, सारनाथ, काशी। ठीक है, इस सब जगहों पे कई बौद्ध विहार बनवाए गए थे महिपाल प्रथम के शासन काल में। देखिए, एक क्वेश्चन और आता है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। प्रथम संस्थापक तो उधर ही था, बीच में देखे होंगे कि 5-6 राजाएं आई और सारे शक्तिहीन राजा थे जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब ये पतन की तरफ जा रहा था पाल वंश। तब महिपाल नाम का अच्छा राजा हुआ और फिर से पाल वंश को खड़ा किया, इसीलिए इसे द्वितीय पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है भाई, ये कई तालाबों का निर्माण कराया, नगर बसाया, ये सब कर करके कृषि का काम किया। मतलब प्रशासन को बहुत अच्छा से चलाने के बाद फिर से पाल वंश को स्थापित करता है। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म को शरण देता है। इसके समय में जो, हाँ, इसके समय में इसने अतिशा दीपांकर को, ठीक है, अतिशा दीपांकर को ये कहाँ भेजता है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजता है। ठीक है, ये भी एक बड़ी घटना है इसके समय की। आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई, नेपाल। आगे राजा बनता है नेपाल। नेपाल, ये महिपाल वन का पुत्र रहता है, महिपाल वन का पुत्र। इसके समय की सबसे बड़ी घटना बता दिया था, लक्ष्मीकर्ण। ठीक है, लक्ष्मीकर्ण जो सबसे प्रतापी राजा रहता है, किस वंश का? कलचुरी चेदी, जिसकी पढ़ाई हो चुकी है। कलचुरी चेदी की सबसे प्रतापी राजा लक्ष्मीकर्ण। आप बुक में इसे पढ़ेंगे, इसका नाम कर्ण के नाम से मिलता है, कर्ण। तो जो इतिहास में या लुसेंट बुक में कर्ण नाम से जो राजा है वही लक्ष्मीकर्ण है, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, कर्ण ने कलिंग को जीतने के बाद, उसमें कलचुरी चेदी में मैं बताना भूल गया था उस टॉपिक में, तो कर्ण ने कलिंग भी जीता था और कलिंग जीतने के बाद इसने जो टाइटल धारण धारण किया था वो मुझे उस समय मैं बताया नहीं था। एक मिनट, त्रि कलिंगापति, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसने कलिंग को जीतने के बाद लक्ष्मीकर्ण ने त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की थी भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो कर्ण लिखा हुआ है लुसेंट में, वो लक्ष्मी कर्ण ही माना जाए उसे। ठीक है, वही है, कर्ण देव नाम से आपको लुसेंट वगैरह वगैरह बुक में मिलेगा। ओरिजिनल नाम लक्ष्मी कर्ण था। तो ये सबसे बड़ी घटना थी। इसी समय दीपांकर श्रीज्ञान ने क्या करवाया था कि लक्ष्मीकर्ण और नेपाल में बोला कि भाई दोस्ती कर लो, लड़ाई मत करो ज्यादा। लक्ष्मीकर्ण ने बहुत नुकसान पहुंचाया था नेपाल के शासन को, लगभग नेपाल परास्त होने ही वाला था कि उन्होंने दोस्ती करा दिया। दोस्ती के बदले शर्त क्या रखा गया कि नेपाल के पुत्र विग्रहपाल तृतीय का विवाह, नेपाल के पुत्र विग्रहराज विग्रहराज तृतीय का विवाह किससे कराया गया? कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण के पुत्री
यौवनश्री से, ठीक है, यौवनश्री से। ये मतलब संधि के बाद बहुत सारे निर्णय लिए गए होंगे, लेकिन जो मुख्य निर्णय है वो ये है कि विवाह कराया गया। ठीक है, आगे नेपाल के बारे में क्या जानकारी है? नेपाल के बाद में और कई राजा हुए भाई, लेकिन उसका जानकारी है नहीं। नेपाल के बाद विग्रहराज तृतीय, ठीक है, जिसका विवाह कराया गया था। महिपाल द्वितीय राजा हुए, सूरजपाल हुए, परंतु इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ विग्रहपाल के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उसका विवाह यौवनश्री से हुआ था। उसके बाद आता है रामपाल का युग, ठीक है, रामपाल, ये महिपाल द्वितीय, ये जो आखिरी राजा था, सूरजपाल बीच में हो जाएगा। ठीक है, महिपाल द्वितीय का पुत्र था रामपाल। ठीक है, रामपाल के समय नहीं, ये मैं गलत बता दिया, ये महिपाल द्वितीय का भाई था। ये महिपाल, रामपाल जो था महिपाल द्वितीय का भाई था, और सूरजपाल के बाद ये राजा बना था। ठीक है, मतलब ये मैं सही लिखा था, विग्रहराज तृतीय बना, उसके बाद महिपाल द्वितीय बना, उसके बाद सूरजपाल बना। ठीक है, तो सूरजपाल का उत्तराधिकारी रामपाल बना था, और ये महिपाल द्वितीय का भाई था। ठीक है, रामपाल के समय में क्या किया, इन्होंने दो बड़े क्षेत्रों को जीता था, असम और कलिंग। ठीक है, कलिंग तो बहुत पहले ही जीता गया था भाई, मगर जीत जीतता था छूटता था, जीतता था छूटता था। ठीक है, तो असम और कलिंग का विजय रामपाल के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, इसमें रामपाल का मदद कौन किया था? वहां उधर उस क्षेत्र में जो वर्मन वंश था, मैं बताया कि कामरूप के वर्मन वंश का यादव बर्मन ने रामपाल का मदद किया था असम और कलिंग विजय में। कामरूप वंश का था वो। ठीक है भाई, इसके बाद भी कई राजा हुए, कुमार पाल, गोपाल पाल तृतीय, मदन पाल, गोविंद पाल, मगर ये सबको पढ़ना नहीं, सब कमजोर होता गया उसके बाद, और पतन की ओर बढ़ गया। पतन में क्या होता है, देखिए विद्वानों का दो मत है कि अंतिम राजा, कोई बोलता है गोविंद पाल है, ठीक है, कोई कहता है मदन पाल है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गोविंद पाल या मदन पाल ऑप्शन में रहेगा, तो अगर दोनों रह गया तो गोविंद पाल को ज्यादा माना जाता है। हाँ, एक और जानकारी, मदन पाल के दरबार में जो मुनि रहते थे, ऋषि या विद्वान, उसका नाम संध्याकर नंदी है। ठीक है, ये बड़ा फैक्ट है, संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने कौन सा पुस्तक लिखा है भाई? रामपाल चरित। वही इससे पहले जो राजा था रामपाल, रामपाल उसी के ऊपर, जो मदन पाल के दरबार में रहते थे। और रामपाल चरित्र से हमें पाल वंश के पतन के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी मिलती है। ठीक है, रामपाल चरितम से इतना याद रख लीजिए। और कुछ फैक्ट जो पाल वंश से आते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, गोड़ रीति बोल के एक साहित्यिक विद्या है, ये साहित्य लिखने का एक इतिहास टाइप है, साहित्य विद्या है। तो गोड़ रीति का जो विकास हुआ था पाल वंश में हुआ था। ठीक है, पाल वंश में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पाल वंशी किसके अनुयायी थे? तो बुद्ध के अनुयायी थे, बौद्धिज्म। ठीक है, ये सब चीज याद रखिए। वही उदंतपुरी के बौद्ध विहार, जो उदंतपुरी के बौद्ध विहार को देवपाल ने बनवाया था भाई। ठीक है, देखिए वहां पे बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय दोनों का प्रमाण मिलते हैं, मतलब उसी क्षेत्र उसी एरिया में एक ही बाउंड्री के भीतर। तो कहते हैं कि देवपाल ने बौद्ध विहार बनवाया, और जबकि गोपाल ने उदंतपुरी।
तो ये सब ये कंफ्यूजन दूर कर ले। हाँ, एक और घटना हुआ था जो पतन के दौरान रामपाल चरितन से पता चलता है कि इसके बाद इसके अंतिम समय में बंगाल में सेन वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सेन, सामंत सेन, इसके संस्थापक, राजधानी सेन वंश का लखनऊती, ठीक है, जिसको आजकल के नोदिया जिला बोलते हैं, नोदिया, बंगाल में। तो सेन वंश भी उस समय बढ़ने लगा बंगाल में, और पाल वंश घटने लगा जब पाल वंश के पतन के समय आया था उस समय। तो उस समय में विजय सेन ने, सेन वंश के विजय सेन ने राजा मदन पाल, ठीक है, मदन पाल जो आखिरी राजा मदन पाल या गोविंद पाल माना जाता था, उस मदन पाल ने, मदन पाल के समय में गोंड पर अधिकार कर लिया भाई। ठीक है, गोंड पर अधिकार कर लिया मतलब अभी आधा बंगाल तो चला ही गया, ये मुंगेर वाले क्षेत्र में पाल वंश सिमट के रह गया था। ठीक है, तो उस समय गोंड पे जब अधिकार कर लिया था मदन पाल, जाके मगध में शरण लेना पड़ा था इसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना कर लिए तो काफी है भाई। और कुछ पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, जैसे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है। अभिलेख, पाल वंश के अभिलेख, एक तो खलीमपुर अभिलेख पढ़ लिया आपने। खलीमपुर अभिलेख कहाँ है भाई? मालदा में है। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है प्रारंभिक दौर की, गोपाल वंश का। मुंगेर अभिलेख, मुंगेर में अभिलेख होगा ही क्योंकि इसकी राजधानी थी भाई, तो मुंगेर अभिलेख देवपाल ने खुदवाया था। देवपाल अभिलेख, ठीक है, हाँ, इसमें इसको धर्मपाल ने खुदवाया था। मुंगेर को राजधानी भी देवपाल ने बनवाया था। मुजफ्फरपुर अभिलेख, मुजफ्फरपुर अभिलेख, ये महिपाल का अभिलेख था, महिपाल वन का। ठीक है भाई, वागड़ का अभिलेख, वागड़ का अभिलेख, वागड़ राजस्थान में डूंगरपुर में मिलेगा आपको, ये भी महिपाल के समय में, महिपाल का अभिलेख है। एक देवघर का अभिलेख, देवघर अभिलेख झारखंड में है। ये देवघर अभिलेख किसने बनवाया था भाई? नारायण, नारायण पाल का अभिलेख है ये। तो ये सारे कितने अभिलेख हो गए? 1 2 3 4 5 अभिलेख, 5 अभिलेख जो है पाल वंश ने खुदवाया था। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। और जानकारी कहाँ से मिलती है पाल वंश के बारे में? साहित्यिक जानकारी, ये तो अब अभिलेखीय स्रोत है। अब साहित्य स्रोत से जिसे जानकारी मिलती है, एक तो उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा किसने लिखा है? सोठल ने, गुजराती लेखक सोठल ने। ठीक है, इसमें उत्तरापद स्वामी ने कहा है किसको? धर्मपाल को। हाँ, इसी बुक में लिखा हुआ उत्तरापद स्वामी धर्मपाल को। रामपाल चरितम, एक दूसरा किताब है रामपाल चरित, ये किसने लिखा भाई? संध्याकर नंदी ने, संध्याकर नंदी। ठीक है, इसमें रामपाल के और पतन के बारे में पता चलता है, पतन की ओर जो जा रहा था। अगला किससे जानकारी मिलती है? तिब्बती गुरु, तिब्बती बौद्ध गुरु, इसका नाम तो बहुत फेमस है, तारानाथ, तारानाथ। ठीक है, इसने यही बताया है गोपाल का जन्म, इससे पता मतलब बहुत चीज पता चलता है। मेन चीज इसके लेख से ये पता चलता है कि गोपाल का जन्म आधुनिक बांग्लादेश के बोगरा जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, ये कहना है तारानाथ का। ठीक है, तारानाथ का पुस्तक का नाम पता है? तांग्यूर, और एक तांग्यूर है, एक कांग्यूर है। ठीक है, 2 पुस्तक है तारानाथ का। ठीक है, ये मैं अपना मेमोरी से बता रहा हूँ, 99% सही होगा, थोड़ा सा आप देख ले। ठीक है, और कहां से पता चलता है? अरब यात्री सुलेमान का लेख सिलसिली उत तवारीख में। बस पाल वंश के लिए काफी है इतना चीज
याद रखना।